नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के सवाल लेकर के आते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी सवाल नेशनल और इंटरनेशनल नेचर के रहते हैं और बहुत ही रिसर्च करने के बाद में हम लोग एक एक सवाल को उठाते हैं ताकि हम फालतू की चीज़ें पढ़ाने के बजाय आपको वही चीज़ें पढ़ाएं जो आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अगले 15 से 20 मिनट में हम जो आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो ये है डेली करंट अफेयर्स क्विज 17 सितंबर के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले सवाल की ओर चलते हैं। यह है आपके सामने हमारा पहला सवाल। भारत के प्रमुख सार्वजनिक सेवा प्रसारक कौन है? दूरदर्शन, आपने नाम सुना होगा। आप तो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो आपके पापा वगैरह या आपके जो बड़े भाई वगैरह हैं उनको पता होगा कि पहले जो सबसे पहले था वो दूरदर्शन ही चालू हुआ था। जब टीवी चालू हुए थे, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आए, तब दूरदर्शन चालू हुआ था और बहुत चाव था लोगों को देखने का, है ना। उसके बाद में डीडी मेट्रो आया और उसके बाद में ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे फिर तो केबल टीवी का सिस्टम आ गया। उसके बाद के तो आपको पता ही है। और आजकल कौन सा टाइम आ गया है दोस्तों? ओटीटी का टाइम आ गया है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो सवाल क्या है कि 15 सितंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया दूरदर्शन का? तो इसका सही आंसर होगा 66वां स्थापना दिवस। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना। और कब बनाया जाता है इसका स्थापना दिवस? तो 15 सितंबर को बनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइए? 14 सितंबर को मैंने कल आपको बताया था क्या मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो ये भी आप लोग क्या करना, याद रखना। तो ये पहला सवाल। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि सिंगापुर में आयोजित होने वाले अभ्यास कौन सा? पैसिफिक रीच 2025। याद रखना, पैसिफिक रीच 2000। पैसिफिक ओशन कौन सा है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज चल रही है पैसिफिक रीच 2025। कहाँ पे आयोजित हो रही है? सिंगापुर में आयोजित हो रही है। सवाल क्या है कि भारतीय नौसेना का, इंडियन नेवी का इसमें कौन सा पोत भाग ले रहा है? तो दोस्तों, ये पोत भाग ले रहा है, आप देख सकते हैं फोटो। फोटो में आपके लिए आपको बताया इसीलिए लाता हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। ये कौन सा पोत है? ये है आईएनएस निस्तार। कौन सा पोत है ये? आईएनएस निस्तार। कौन सा पोत है ये? आईएनएस निस्तार। अब मैं इसके ऊपर लिख दिया, आपके दिमाग में बैठा लो इसको कि इस तरह से हमने एक इमेज देखी थी जिसपे लाल पेन से क्या लिखा हुआ था? निस्तार लिखा हुआ था। याद रहेगा, आपके परमानेंट मेमोरी में चला गया ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल है कि किस भारतीय गेंदबाज को अगस्त 2025 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि अगस्त महीने का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है वो किसको मिला दोस्तों? मोहम्मद सिराज को। आपको पता है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? अभी ये कोई भारतीय व्यक्ति है। कौन है? भारतीय हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनका क्या नाम है। आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं कि उनके जो पिताजी हैं वो क्या है? बहुत बड़े नेता हैं भारत के। तो अब आपको मैंने हिंट दे दिया, अब आप इस आंसर का, इस सवाल का आंसर देंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मोहम्मद सिराज। अगला सवाल, भारत ने 9 से 11 सितंबर 2025 तक बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन की क्या की? मेजबानी की। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बिम्स्टेक है, आपको पता है इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? इसके अंदर है भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इसमें कौन सा हमारा पड़ोसी देश? ये हमारे क्या है? पड़ोसी देशों का क्या है? एक आर्थिक समूह है। क्या है दोस्तों? ये आर्थिक सहयोग समूह है। क्या है ये? आर्थिक सहयोग समूह है।
ये हमारा क्या है, एक आर्थिक सहयोग समूह है। और ये सारे देश जो हैं वो कहाँ पर है, सारे ये बंगाल की खाड़ी के में जो स्थित है वो देश है। कौन से देश हैं जो बंगाल की खाड़ी में में स्थित है, या आसपास में है। जैसे नेपाल भूटान को हम नहीं कह सकते कि बंगाल की खाड़ी वाले हैं, बाकी ये जो बाकी देश हैं ये वही है। तो सवाल है कि इस बार युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ है बिम्स्टेक का, तो ये कहाँ पर हुआ है, याद रखना, गुवाहाटी में। कहाँ पर हुआ है, गुवाहाटी में। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, या इसका विषय क्या है। तो देखो दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2015, और ये कब मनाया गया, 15 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों, 15 सितंबर को ये क्या किया गया, मनाया गया। और इस बार 2025 की थीम क्या थी, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। तो ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन, ये इसका सही आंसर है। तो यानी कि इस बार की जो थीम रखी गई है लोकतंत्र में, क्या थीम रखी गई है, जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता। और आपको पता है भारत ने भी इसके तहत बहुत बड़ा कदम उठाया था। क्या कदम उठाया था, हम कौन सा विधेयक लेकर के आए, नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसके तहत महिलाओं को 33% क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो सीटें होंगी उन पे आरक्षण दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था किसकी तरफ, लैंगिक समानता की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। हाल ही में कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान 2025 में, इसको क्या किया गया है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, INS एंडोर्थ। ये क्या है, दूसरा भारतीय इंडिजिनस, मतलब भारत में ही बना हुआ ASW सैलो वाटर क्राफ्ट है। यानी कि ये उथले जल के अंदर भी, जहाँ पे मतलब जल की गहराई नहीं होती, जो किनारे होते हैं समुद्र के, वहाँ पे वहाँ पे ये काम में आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंडोर्थ। और ये पूर्णतया कहाँ पे बना हुआ है, भारत में बना हुआ है। ठीक है, ASW मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, अगला सवाल देख लो। 2025 में एक तो तिरुमाला हिल्स और एक एर्रामट्टी डिब्बालू, ये क्या है, लाल मिट्टी के टीले होते हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं दोनों की। ये तो क्या है, ये तो है तिरुमाला हिल्स, ये तो क्या है, तिरुमाला हिल्स है, ये आप देख सकते हैं सामने। और ये वो जो लाल मिट्टी के जो रेत के टीले हैं ये हैं। तो ये सवाल क्या है कि ये अभी हाल ही में क्या किया गया है, इनको इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो चलो दोबारा देखते हैं कि तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जब भी यूनेस्को किसी भी स्थल को विश्व विरासत स्थल की संज्ञा देता है या उसमें शामिल करता है, तो उससे पहले क्या होता है, एक वो लिस्ट मांगते हैं हर देश से। तो इस बार हमारे देश से जो है संभावित स्थलों की सूची में किस किस का नाम रखा गया है, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू, दोनों की इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल क्या है कि ये जो स्थल है ये किस भारतीय राज्य में है। तो दोस्तों ये जो दोनों चीज़ें हैं वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू। नाम थोड़ा अलग है इसलिए एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल, 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर्स डे 2025, आपको पता है हर साल 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो सवाल है कि ये किस प्रख्यात भारतीय इंजीनियर को सम्मानित करने के लिए था। तो देखो आप, मैंने इमेज लगाई है। अब आप अगर इमेज को देख करके और आप इसका सही आंसर करना चाहें तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप कमेंट करके इसका सही ऑप्शन लिखिए, A, B या C या D। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम दिया मैंने आपको। तो
बता देता हूँ मैं आपको अब। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम होगा उनका, एम विश्वेश्वरैया उनका नाम है। भारतीय महान इंजीनियर थे ये। ठीक है, आगे भी एक सवाल आएगा इनके बारे में, तब और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल, 2025 में भारत के किस शहर में आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, आईईसी क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की कौन सी मीटिंग हुई है, 89th आम बैठक की मेज़बानी कौन करेगा, सवाल ये है। अब आप वही कॉमन सेंस वाली बात आती है, तो इस तरह के सवाल में जनरली आप कॉमन सेंस अगर लगाना चाहें तो ज़्यादातर इस तरह के जो समिट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, नई दिल्ली में होते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली अगर आप बिल्कुल इसको छोड़ के आने वाले थे तब की बात है, अदरवाइज़ आपको ये सवाल आना चाहिए। अब अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो आप आराम से कर देंगे। कहाँ पर है ये, आईईसी की जो 89th मीटिंग है वो कहाँ पर होगी, नई दिल्ली में होगी, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का कौन सा स्थापना दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। तो ये 79th जो था स्थापना दिवस था कहाँ, पश्चिमी कमान का। और ये कहाँ पर है, पश्चिमी कमान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, चंडी मंदिर। कहाँ पर है, चंडी मंदिर। ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेस है आर्मी का। चलो आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे 10 सवाल करंट अफेयर्स के। अब अगले जो हम 10 सवाल देखेंगे, 8 सवाल देखेंगे, वो जनरल अवेयरनेस के देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलो, पहला सवाल, टाटा ने नौसेना का पहला स्पेनिश मतलब ये हमने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है, लांजा एन, नाम क्या है, LANZA, लांजा एन 3D रडार बनाया है। किसने बनाया है, टाटा कंपनी ने बनाया है। और टेक्नोलॉजी कहाँ की है, स्पेन की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब है सवाल कि रडार के संदर्भ में बताइए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रडार क्या होता है। तो रडार अगर आप बिल्कुल ही साधारण सी भाषा में समझें तो जो हमारे जो फाइटर जहाज़ होते हैं ना, तो उसमें रडार जो होता है ना वो जहाज़ की आँख होता है। उसको किसकी संज्ञा दी जाती है, रडार की आँख। रडार, RADAR। रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। होता क्या है कि सपोज ये हमारा एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये फ्लाइंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। इधर से क्या हो गया, इधर से आ गया कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट। कौन आ गया, दुश्मन का एयरक्राफ्ट। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा, ये भेजेगा, क्या भेजेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या भेजेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजेगा, जो क्या होगी इस जहाज से टकरा करके और क्या होगी, वापस इसके रिसीवर के पास आएगी। ये यहाँ से ट्रांसमिट करेगा और फिर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना उनकी स्पीड हमें को पता है। ठीक है, उनकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कितने टाइम में ये टकरा करके वापस आया, तो हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी हमें पता चल सकता है कि दुश्मन का जहाज़ हमसे कितनी दूर है। तो ये रडार की बेसिक चीज़ होती है जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए कि किस तरह से जो जहाज़ है रडार से पता लगाता है कि दूसरा जहाज़ कहाँ पे है। अब बात है कि डोपलर रडार, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डोपलर रडार का उपयोग मुख्यतः क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको बता दूं कि जो डोपलर रडार है, डोपलर रडार जो होता है वो जो मूविंग टारगेट्स होते हैं, जैसे ये जो जहाज़ है मूविंग है, आपको पता है ये जहाज़ चल रहा होगा, एक जगह खड़ा तो नहीं होगा हवा में, तो इसीलिए क्या होता है ये मूविंग टारगेट्स के लिए होता है। अब आपको
बहुत ज़्यादा डीप में तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि एक आपने कभी भी रेलवे स्टेशन पे आप जब गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आती है तो आपको लगता है कि धीरे धीरे क्या है, ट्रेन की जो आवाज़ है, हॉर्न की जो आवाज़ है ट्रेन के, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ तो उतनी ही है, लेकिन वो क्या हो रहा है, आपके पास में आता जा रहा है, इसलिए क्या होता है, उसकी जो आवाज़ है वो उसका पिच क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो रहा है। तो वही होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा कि जो डोपलर रडार होता है वो गतिमान लक्ष्यों की जो स्पीड है, यानी कि जो मूविंग टारगेट्स है उनकी स्पीड पता करने के काम में आता है। ये हमारा जो हमने रडार खरीदा है उसकी इमेज मैंने लगाई है। ये कौन सा रडार है, जो टाटा ने बनाया है। किसने बनाया है ये रडार, टाटा ने बनाया है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, लांजा N3D। इस सवाल में हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन आपको मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि रडार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रडार क्या होता है। अगला सवाल, भारत भारत सर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में 2025 में इंजीनियर्स डे मनाएगा। अभी नहीं मनाएगा, हमेशा मनाते हैं, हर साल मनाते हैं हम। अब सवाल क्या है कि इस संदर्भ में बताइए कि सर एम विश्वेश्वरैया को किस इंजीनियरिंग योगदान को सिंचाई प्रणालियों में क्रांतिकारी माना गया। ऐसा उन्होंने क्या चीज़ की खोज की, तो उन्होंने क्या बनाया था, स्लुइस गेट बनाया था ऑटोमेटिक, जो कि जो डैम बनाते हैं, जो डैम के जो दरवाजे होते हैं वो किस प्रकार से ऑटोमेटिक खुलेंगे और बंद होंगे, वो जो टेक्नोलॉजी है वो किसने खोज की थी, उसकी डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने बनाया था। देखिए, ऑटोमेटिक स्लुइस गेट एंड ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम, इसको इन्वेंट किसने किया था, एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, और ये केवल भारत ही नहीं, विश्व के लिए क्या था, एक बहुत बड़ा आविष्कार था। उसके बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े डैम बनना शुरू हुए। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। त्रिपुरा में ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया, उद्घाटन किया। किस पर, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण आपको पता है क्या है, कि महिलाओं को मजबूत बनाना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से, उसको क्या बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण। अब सवाल क्या है कि भारत में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य, पहली बात तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है DPSP में। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारत के, उनमें क्या लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो है अनुच्छेद 39। और अनुच्छेद 39 का जो सब क्लोज डी है वो क्या लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो डी सब क्लोज है वो क्या कहता है, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये क्या बोल रहा है, हमारा जो अनुच्छेद 39D है वो ये बोल रहा है। बाकी भी आप देख सकते हैं कि 39A में क्या लिखा हुआ है, 39B में क्या लिखा हुआ है, 39C में क्या लिखा हुआ है, और 39E और F में क्या लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको लिख करके दिया है। तो आप ये भी देख सकते हैं। अभी पूरा डिस्कस करने का हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। किसी दिन हम अलग से क्या बात करेंगे, DPSP पे ही बात करेंगे पूरी, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 39D। याद रखने का तरीका मैं कैसे रखता हूँ, डी मतलब क्या हो गया, दोनों, मैं ऐसे याद रखता हूँ। डी मतलब क्या हो गया, दोनों। दोनों मतलब पुरुष और महिला दोनों को क्या मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। याद रखने का तरीका है, डी से याद रख लो, दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला सवाल, तिरुमाला पहाड़ी और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए। अब आपको बताना है कि जो ये तिरुमाला पहाड़ी है ये भारत की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो आपको पता है ये जो हमारा भारत है, यहाँ पर इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है दोस्तों, इस साइड में है हमारा पश्चिमी घाट। इस साइड में क्या है, पश्चिमी घाट। और इस साइड में क्या है दोस्तों, इस साइड में यह है हमारा पूर्वी घाट। ठीक है, अभी हमने देखा था कि ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और
एक और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अरावली पर्वतमाला है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये यहाँ पे स्थित है। ये राजस्थान गुजरात से होती हुई, गुजरात के कहाँ से, गुजरात से होती हुई ये कहाँ पर है, मेनली कहाँ पर है ये है राजस्थान में। और फिर आगे कहाँ जाती है, दिल्ली के रायसीना हिल्स, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ जो पहाड़ी है वो भी किसका भाग है, अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। ठीक है, तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो तिरुमाला हिल्स है वो कहाँ पर स्थित है, तो तिरुमाला हिल्स कहाँ पर स्थित है, पूर्वी घाट में। तो अगर आपको ये पता होता है कि तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश में है, तो आप स्मार्ट तरीके से इसका आंसर पूर्वी घाट लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो कहाँ है, साउथ में है यहाँ पे, तो यहाँ तो आंध्र प्रदेश हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो सकता था, पश्चिमी घाट हो नहीं सकता था, क्योंकि आंध्र प्रदेश किस साइड में है, पूर्वी घाट की साइड में है। यहाँ अरावली तो कोई मतलब ही नहीं था, तो आप इसको आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। क्या आएगा इसका आंसर, पूर्वी घाट। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंटी सबमरीन, ASW बोलते हैं इसको, इसके बारे में हमने पहले भी बात की, कौन सा, एंडोर्थ, ये कहाँ पे बनाया है हमने, भारत में ही बनाया है। ठीक है, इसके संदर्भ में बताइए कि भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित ASW या पनडुब्बी रोधी युद्धपोत स्टील्थ कार्वेट किस श्रेणी के हैं। ठीक है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या होती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, स्टील्थ। स्टील्थ मतलब होता है कि हम अपने दुश्मन का पता लगाएं कि दुश्मन कहाँ पर है, लेकिन ये चीज़ क्या है, दुश्मन को पता नहीं लगे। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि जो भी जहाज़ होते हैं या जो भी जैसे सबमरीन्स होती हैं, उस पर इस तरह का या तो हम मटेरियल यूज करते हैं या उस पर इस तरह का जो है उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है कि जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या साउंड वेव आके उससे टकराती हैं तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं जा पाती। समझ रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टील्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखो ये कौन से उसके तहत बनाई गई है, प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाई गई है। ये है एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स। ठीक है, और ये कहाँ पर है, अभी इंडियन नेवी में है। किसने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, ये जो कंपनी है कलकत्ता में स्थित है, उस कंपनी ने ये बनाए हैं। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 28, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2003 से चल रहा है। 2003 में इसके तहत पहला जहाज़ कौन सा आया था, पहला जो हमारा जो ये एंटी सबमरीन कौन सी मिली थी हमको, ये मिली थी INS कमोरता। ठीक है, उसके बाद में कौन सी मिली, INS कदमत, उसके बाद INS किल्टन, और उसके बाद INS कारावती। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था जिसके बारे में हमने डिटेल से बात की। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में एक प्राकृतिक अभयारण्य स्थापित करने की चीन की घोषणा का क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर लंबे समय से क्या चल रहा है, वहाँ पर विवाद चल रहा है, और उसके ऊपर अब सवाल ये है कि भाई पहला ऑप्शन है कि यह प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है, तो ये सही बात है, जो उत्तर में चीन और पूर्व में किससे घिरा हुआ है, फिलीपींस से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, सही बात है। और जो स्पार्टले और पारादीप जो द्वीप समूह है, यहाँ पे पारासेल लिखा हुआ है, पारासेल ही है, हाँ पारादीप नहीं है, पारासेल है। द्वीप समूह दक्षिणी चीन सागर में दो प्रमुख विवादित द्वीप समूह, बहुत लंबे समय से क्या हो रहा है, इन दोनों द्वीपों को लेकर के चाइना और वो जो अन्य देश हैं दक्षिणी चीन सागर में स्थित, जैसे कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इनके बीच में क्या है, लंबे समय से क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो ये भी इसका मतलब सही है। फिर है कि मेकांग नदी मनीला के पास सीधे दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, तो ये सीधे नहीं गिरती है, काफ़ी देशों से होकर के आती है। देखो ये जो मेकांग रिवर है ना, ये चाइना से चलती हुई इस तरह से आती है और लास्ट में वियतनाम में कहाँ है, यहाँ पे गिर जाती है, ये मेकांग डेल्टा बनाती है। तो ये जो है ये मनीला में नहीं गिरती, बल्कि ये कहाँ पे, ये मनीला तो कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी है, इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पे, वियतनाम आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, वियतनाम आएगा। यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, केवल 1 और 2।
देख सकते हैं आप, ये जो मैंने बनाए हुए ये मेकांग रिवर का मैंने वो बनाया कि कैसे बहती है वो। अगला सवाल, प्रधानमंत्री ने असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का क्या किया, उद्घाटन किया। आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, कल भी हमने इस सवाल के बारे में डिस्कशन किया था, जहां मैंने आपको गलती से बांस की जगह क्या बता दिया था, गन्ना बता दिया था। तो आप प्लीज़ उसको अमेंड कर लीजिएगा, वहाँ पे बैम्बू है, बांस है, ना कि गन्ना। मैंने गलती से क्या आंसर टिक कर दिया था, मैंने आंसर टिक कर दिया था गन्ना, तो उसमें सही आंसर क्या होगा, बांस होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि बायोएथेनॉल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, कौन से गलत है, इसके बारे में बात करनी है। तो पहला, बायोएथेनॉल में उच्च ऑक्टेन संख्या होती है जो इंजन की आवाज़ को कम करने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये क्या है, सही ऑप्शन है। अगला सवाल कि बायोएथेनॉल एक उच्च ऑक्टेन जैव ईंधन है जो बायोमास से जैविक रूप से उत्पादित होता है। तो ये भी क्या है, सही आंसर है, जो बायोमास से ही बनता है, ये जो बायोडीजल जो होता है बायोएथेनॉल होता है। अगला है कि बायोएथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है जिससे वाहन अधिक ईंधन कुशल बनते हैं। अब देखिए आपको मैं ये एक लेकर के आया हूँ, प्रॉपर्टीज़ हैं बायोएथेनॉल और पेट्रोल की। तो जो एनर्जी कंटेंट होता है ना, जो ऊर्जा का जो कंटेंट होता है वो बायोएथेनॉल में होता है 21.2, और जो पेट्रोल होता है उसमें कितना होता है 32.5, यानी कि किस में ज़्यादा होता है, पेट्रोल में ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बायोएथेनॉल में ऊर्जा घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, यानी कि सही आंसर क्या हो गया हमारा, 1 और 2। तो ये है। अगला सवाल आखिरी आज का, भारतीय नौसेना के नवीनतम नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली, इसके बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है, को समुद्री क्षेत्र जागरूकता क्षमता को मजबूत करने के लिए कहाँ पर कमीशन किया गया है, गुजरात में कमीशन किया गया है। आप नोट कर लो दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये 100% आप देखना, या तो वीडियो की एग्ज़ाम में, या अभी 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें, या किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये सवाल ज़रूर मिलने वाला है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। आईएनएस जो ये है अरावली, ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। क्योंकि एक तो आपको पता है अरावली पर्वतमाला क्या है, राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली ये क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अब सवाल क्या है, ये तो हमने क्या दे दिया, एक आपको स्टेटमेंट दे दिया। मैंने बताया कि जो हम जनरल अवेयरनेस का क्विज लाते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, आपको पहले एक स्टेटमेंट देते हैं और फिर एक आपसे सवाल पूछते हैं। अब सवाल है कि जो आईएनएस कदम्ब है, ठीक है, ये कहाँ पर है, कारवार नौसैनिक अड्डा है, इसके बारे में निम्न कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। तो ऑप्शन पहला, यह प्रोजेक्ट सी बर्ड का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मुंबई नौसैनिक डॉकयार्ड में भीड़ भाड़ को कम करना है। तो दोस्तों ये क्या है, इसका सही आंसर है। फिर है आईएनएस कदम्ब भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। जो कारवाड़ है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कर्नाटक आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। तो ये भी क्या है, सही आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, जो हमारा आईएनएस कदम्ब है उसकी। इंडियाज लार्जेस्ट नेवल बेस आईएनएस कदम्बा इन कारवाड़ on the western coast of India is getting ready to host one of the largest warship of Indian Navy. INS विक्रमादित्य, ये भी हमारा नेवी का ही है, which weighs 45,000 tons. This base has been a part of Seabird project, आगे ये हमने जो वहाँ पे लिखी हुई थी बात, which has been commissioned since 2005. तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई, 2005 में कमीशन हुआ, सीबर्ड प्रोजेक्ट के तहत हुआ, कारवाड़ में स्थित है, कर्नाटक में, वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है, और ये सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी, और ये जो इमेज है ये आपके दिमाग में ज़रूर बैठती होंगी। ये कौन सा है, आईएनएस कदम्ब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखने के लिए, कदम्ब।
ठीक है, याद रखने के लिए लिख रहा हूँ आपके, याद रखना। इमेज जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा याद रहती है टेक्स्ट की बजाय, इसलिए इमेज हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के सवाल। धन्यवाद, आपने इतनी देर ध्यान से इन सवालों को देखा। आशा करता हूँ कि हम धीरे धीरे जो सुधार कर रहे हैं, जैसे आज से हमने क्या शुरू किया है, एक एक सवाल लाना शुरू किया है। पहले हम क्या है, पूरा एक ही पीडीएफ लाते थे और उसमें डिस्कशन करते थे, तो उसकी बजाय हमने आज से एक एक सवाल अलग अलग स्लाइड पे लेकर के आए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो नया नवाचार है ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं आया है तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी बताइएगा कि हमारी क्या कमी है जिनमें हम और सुधार कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, ये हमारे नंबर हैं, ये हमारा गुरुजी 4.0 के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से डेली हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।